हेलो एवरीवन, आई एम नितिन फ्रॉम वीणा क्लासेस ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बर्नौली थ्योरम को अच्छे से पढ़ लिया है, उसके बारे में समझ लिया, लेकिन एक कंसेप्ट जनरली हमारे ब्रेन में बनी रहती है कि इसका यूज़ क्या है, इसको हमने कहाँ पे, इसको प्रैक्टिकली यूज़ कहाँ करेंगे। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि आज हम उन सब फैक्टर्स को देखेंगे, उन सभी टॉपिक्स को देखेंगे उससे रिलेटेड जिसमें उसका यूज़ किया जाता है। उसमें से एक है इंपॉर्टेंट वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर वो एक एपरेटस होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है, हम किसी भी फ्लूइड की रेट ऑफ फ्लोइंग निकाल सकते हैं। साथ में हमारे ब्रेन में जो एयरप्लेन्स जो होते हैं किस प्रकार से उड़ते हैं, बचपन से क्यूरियोसिटी होती है, उसके बारे में भी यहाँ समझेंगे हम लोग। सो स्टूडेंट्स, रही बात इन सब टॉपिक्स के नोट्स की, तो वो सारे नोट्स मैंने आपको डिलीवर कर दिए हैं। नोट्स इस प्रकार से होने वाले हैं जो बहुत ईजी लैंग्वेज में, और आप उनको वन क्लिक डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको वन बाय वन सारे लेक्चर्स और सारे वीडियो मिल सके। और आप लोग हमारी एक हेल्प कर सकते हैं। हम लोगों ने टारगेट सेट किया है 2000 सब्सक्राइबर को जल्दी कंप्लीट करने का, तो उसमें आपकी हेल्प बहुत ज़रूरी है। आप उससे जल्दी हमारी हेल्प करके कंप्लीट कराने में मदद कीजिए। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है, कुछ कि मैं बेहतर कर पा रहा हूँ, आपके लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, तो आप उसके लिए डोनेट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो हम जान लेते हैं कि आज का हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर 14 है, जो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम है। जैसे मैंने आपको बताया एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम की, वहाँ हम कहाँ इसको इस्तेमाल करने वाले हैं, बर्नौली थ्योरम को। बर्नौली थ्योरम तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसको हम यूज़ कैसे करेंगे जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है। तो आज हम उसको पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। और प्रीवियस लेक्चर की बात करें जो आपने नहीं देखे हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, उसे चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं वेंचुरीमीटर। स्टूडेंट्स, वेंचुरीमीटर क्या है? देखिए, वेंचुरीमीटर एक प्रकार का apparatus है और वो बना हुआ है ट्यूब से, जिसमें दो ट्यूब्स जो है सेम एरिया क्रॉस सेक्शन की है, और एक जो ट्यूब है वो नैरो है जो उनको कंबाइन करती है। फिर दो वर्टिकल ट्यूब्स भी है। वर्टिकल ट्यूब्स के अंतर्गत क्या है कि उनका भी जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो कम है, नैरो है मतलब। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डायग्राम बना हुआ है, और उसकी डेफिनेशन को हम पहले देख लेते हैं। डेफिनेशन है कि द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ऐसा डिवाइस जिसको हम रेट ऑफ फ्लो डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, उसका नाम वेंचुरीमीटर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बड़े एरिया क्रॉस सेक्शन की ए ट्यूब है, दूसरी पैरेलल उसके आगे बी, उसी एरिया क्रॉस सेक्शन के बी ट्यूब है, लेकिन इनको कंबाइन करती एक छोटे एरिया क्रॉस सेक्शन की ट्यूब सी है। देखिए यहाँ पे मैं जहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है कंपेरेटिव ए और बी के एरिया क्रॉस सेक्शन से। तो हम यहाँ कहेंगे कि दो ट्यूब ए और बी हमने ली है और उसे कंबाइन किया है एक नैरो ट्यूब सी से, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है। साथ में हम देख रहे हैं कि इसमें एक फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है, और इस बड़े एरिया क्रॉस सेक्शन की ट्यूब पे एक वर्टिकल ट्यूब एम लगाई गई है, और छोटे एरिया क्रॉस सेक्शन वाले पोर्शन पर ट्यूब पर एक वर्टिकल ट्यूब एन लगाई गई है, जिसमें दोनों फ्लूइड हो रहा है। लेकिन एन वाली ट्यूब में आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा लेवल डाउनवर्ड है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है कि हम जब यहाँ से एरिया क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ये ज़्यादा होता है, तो यहाँ प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर प्रेशर किससे ज़्यादा होगा? C2 पे जो प्रेशर आ रहा है, छोटे वाली नली में जो प्रेशर है, उससे यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन रेट ऑफ फ्लो की बात करें तो रेट ऑफ फ्लो C पर ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर जो है एरिया क्रॉस सेक्शन बड़ा होने के कारण यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो कंपेरेटिवली सी से कम होगा। ये सारी बातें यहाँ पे डायग्राम में हमें मेंशन करनी है, जो मैंने यहाँ लिख के आपको दी हुई हैं। सो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में जो मैंने आपको बातें बताई वो यही है कि व्हेन लिक्विड फ्लोज फ्रॉम ए बी, जब लिक्विड ए से बी की ओर फ्लो करता है, रेट ऑफ फ्लो एट सी विल बी मोर देन द रेट ऑफ फ्लो एट ए। रेट ऑफ फ्लो सी पर जो होता है वो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली रेट ऑफ ए, क्योंकि वो नैरो है। अब प्रेशर की बात करें तो प्रेशर ज़्यादा होगा जहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, जहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन कम है वहाँ प्रेशर कम होगा। सो यहाँ हम ये देख लेते हैं कि प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगा। नेचुरली जहाँ पे हम जानते हैं कि एरिया क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया क्रॉस सेक्शन A1 जो है इट इज़ बिगर देन A2 बड़ा है, A1 बड़ा है A2 से, तो फिर नेचुरली प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन प्रेशर P2, ये भी बड़ा होगा। अब यहाँ बात आ रही कि अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़े हैं हमारे ब्रेन में ऑलरेडी होंगे स्टूडेंट्स,
नहीं है तो हमें विचार करना चाहिए कि हमारे ब्रेन में क्यों नहीं आ रहा है, हर क्वेश्चन हमें नया क्यों लग रहा है। नया इसलिए लग रहा है कि हम कॉन्सेंट्रेटली प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देख पा रहे हैं। तो ज़रूर देखिए, आपको इसको पढ़ने में मज़ा आएगा। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ने में हमारे साथ साथ एक एनर्जी वर्क करती है, जानने का मौका देती है कि नेचर हमसे कैसे कनेक्टेड है और बाकी चीज़ें हमसे कैसे कनेक्टेड है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे मैं अपनी बात को फिर रखूँ कि यहाँ पे एक लिक्विड फ्लो हो रहा है। लिक्विड जब फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली इसके अंदर कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज़ किया गया होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब अलग अलग होता है पाइप का तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज़ किया जाता है। तो वो क्या है? वो है हमारी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। अब यदि A1 अब V1 है तो मैं यदि यहाँ वैल्यू निकालना चाहूँ तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकालें हम तो A2 अपॉन में क्या, तो उधर रहेगा V2 अपॉन V1। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमें मिल जाती है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। इसको यूज़ करेंगे हम। ये वैल्यू जो है हमारे पास आए और इसका यूज़ हम आगे करेंगे, क्योंकि यहाँ एक ही केवल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं लगेगी। एक्चुअली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है तो यहाँ बर्नौली थ्योरम का भी यूज़ होगा। और ऑब्वियसली आपको पता ही है कि हम बर्नौली के ही एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो बर्नौली थ्योरम तो यूज़ होना ही होना है इसमें। तो यहाँ ध्यान दें कि हम पहले बर्नौली थ्योरम को यहाँ लगाने वाले हैं। तो मैं यदि ए ट्यूब पे लगाता हूँ तो आप देखिए कि एट ए ट्यूब ए ट्यूब पे हम बर्नौली थ्योरम लगाएं, वहाँ हमने एक प्रेशर कंसिडर किया था P1। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्रेशर P1 है और इस जगह प्रेशर P2 है जहाँ नैरो क्रॉस सेक्शन है, तो इसका प्रेशर P1 होगा। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहता है हमें? बर्नौली थ्योरम कहता है कि P प्लस 1/2 dV² प्लस DGH इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमें बर्नौली थ्योरम की डेफिनेशन है, बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट है हमारे पास, ये इक्वेशन है हमारा। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि ये जो बात हम कर रहे हैं कि ये जो ट्यूब है ये पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ऑब्वियसली यहाँ पे H की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। H की वैल्यू 0 क्योंकि H की हाइट दोनों तरफ पैरेलल सेम है, तो यहाँ H वाला जो फैक्टर है ना वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर मैं यहाँ वैल्यू आपको रखता हूँ तो P1 है हमारा 1/2। वेलोसिटी V1 कंसिडर करते हैं और D जो है उस फ्लूइड की डेंसिटी है जो इसमें फ्लो हो रहा है। डेंसिटी D हम एज इट इज ले रहे हैं क्योंकि हम जो फ्लूइड इसमें भेजेंगे उसमें डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। और यहाँ पर DGH कांस्टेंट है। तो यहाँ आपने देखा कि वो कांस्टेंट ये DGH की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी तो वो फैक्टर जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो P1 प्लस 1/2 D1 P1 प्लस 1/2 dV1² बचेगा। ये हमारे पास ट्यूब ए के लिए बचा। अब ट्यूब ए के लिए जैसे हमने ये पार्ट निकाला है वैसे हम ट्यूब सी के लिए भी निकाले। कि अब आपके ब्रेन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ए पे निकाला बी पे क्यों नहीं निकाल रहे हैं आप? तो आप उस डायग्राम को देखिए, ए का एरिया क्रॉस सेक्शन और बी का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है तो दोनों की वैल्यू तो सेम है, लेकिन अलग किसका है? जो उनको कंबाइन कर रही है वो नैरो ट्यूब उसका है। तो उसका हमें जो एरिया क्रॉस सेक्शन कम होने के कारण वहाँ पर हमें बर्नौली थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एट ट्यूब सी। ट्यूब सी पे हम बर्नौली थ्योरम लगाएं तो बर्नौली थ्योरम क्या है? P प्लस 1/2 dV² प्लस DGH। ये हमारा इक्वेशन है। इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम जो लिखते हैं वो एज इट इज ही है, वो हमने लिख दिया। यहाँ भी वही बात है कि हमारा जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना था? इस ट्यूब में हमने P2 कंसिडर किया था। अच्छा, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, डेंसिटी तो एज इट इज रहेगी। वेलोसिटी क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि नैरो ट्यूब है, जो ब्रॉड ट्यूब है उसमें वेलोसिटी अलग आएगी, नैरो में अलग आएगी, ये निश्चित है। और DGH वाला फैक्टर तो 0 हो गया। तो हम यहाँ पर एज इट इज लिख दें तो हमको इक्वेशन मिल रहा है P2 प्लस 1/2 dV2²। ये हमारा इक्वेशन 2 मिल रहा है। अब बर्नौली थ्योरम से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप देख रहे हैं जो दोनों की राइट हैंड साइड सेम है। दोनों के अंदर राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट सेम है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड उसकी सेम होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कंपेयर 1 and 2। कंपेयर इक्वेशन 1 and 2। यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलती है, वो होती है P1 प्लस 1/2 dV1² इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2
डी वी टू स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम P और P को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी वाला जो पार्ट है डी वी स्क्वायर वाला उसे हम राइट हैंड साइड में ले चलते हैं। तो देखिए P1 मैंने एज इट इज लिया, P2 को मैं इधर लाया तो वो माइनस हो जाएगा। साथ में आप सामने देख रहे हैं कि 1/2 डी वी स्क्वायर हमारे पास डी वी टू स्क्वायर सॉरी, तो डी वी टू स्क्वायर को हम उधर रख रहे हैं और डी वी वन स्क्वायर को हम चेंज करते हैं तो वो डी वी वन स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि ये इक्वेशन का पार्ट हमें आ रहा है। P1 माइनस P2 क्या होगा हम उसको भी देख लेते हैं। तो P1 माइनस P2 जो है ना वो हमारा प्रेशर है और प्रेशर की वैल्यू क्या होती है HdG। ये तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया है। HdG, डी डेंसिटी है, जी ग्रेविटेशनल जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो यहाँ P1 माइनस P2 को मैं लिख सकता हूँ HdG। अच्छा इधर से आप देख रहे हैं कॉमन ले लें तो 1/2 भी कॉमन है और डी भी देखिए 1/2 यहाँ भी कॉमन है, 1/2 यहाँ भी, तो दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 1/2 को और डी के साथ कॉमन लिया तो हमको मिलता है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये पार्ट मिल जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि डी का पार्ट जो है डी से कैंसिल हो जाता है, डी से डी। अब डी से डी कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचता क्या है, ये 2 को इधर ले आइए आप, 2Hg इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब यहाँ आपने देखा कि V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर मेरे पास आ गया है। मैं चाहता हूँ कि इसमें से V1 मुझे कॉमन मिल जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस स्टेप में देखिए मैं आपको अलग से रेड से मेंशन करके बताता हूँ। मैं इसमें V1 से मल्टीप्लाई करूँगा और V1 स्क्वायर से डिवाइड करूँगा। तो V1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, V1 स्क्वायर से डिवाइड किया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, जो V1 स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है उसको मैं आगे रख देता हूँ, जैसे 2Hg इक्वल टू V1 स्क्वायर मैंने यहाँ रख दिया। अंदर मैंने V2 स्क्वायर के अपॉन में V1 स्क्वायर को लिया, जो मैंने जिसको डिवाइड किया था वो फैक्टर, और V1 स्क्वायर के अपॉन में भी V1 स्क्वायर को यहाँ लिया। अब स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं V1 स्क्वायर से V1 स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। तो स्टेप में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2Hg हमारे पास हो जाता है, 2Hg इज इक्वल टू V1 स्क्वायर और यहाँ बच जाता है V2 अपॉन V1 माइनस 1। ये टर्म हमारे पास बच जाती है। अब फिर से हम अपनी पहली वाली स्टेप्स के बारे में सोचेंगे। कहाँ से, कौन सी स्टेप के बारे में, जो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ली थी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से जो पीछे ली थी कौन सी, A1V1 इक्वल टू A2V2। उससे मुझे एक वैल्यू मिली थी स्टूडेंट्स, वो क्या मिली थी, वो मुझे मिली थी A1 अपॉन A2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि V2 अपॉन V1 मुझे मिल रहा है यहाँ पे, और V2 अपॉन V1 मेरे पास यहाँ भी है। तो क्यों ना मैं V2 अपॉन V1 की वैल्यू यहाँ पुट करूँ। तो मैं यहाँ वैल्यू उसकी पुट करता हूँ। तो पुट करने पे मुझे क्या फैक्टर मिल रहा है, देखो 2Hg इक्वल टू V1 स्क्वायर A1। अच्छा यहाँ पे हम स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर मिस हुआ, V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर। तो ये दोनों जगह मैंने स्क्वायर प्लस कर दिया, यहाँ पे मतलब पुट कर दिया। अब V2 अपॉन V1 उस पर स्क्वायर लगाया, तो यहाँ ऑब्वियसली A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1, ये टर्म। आई थिंक स्टूडेंट्स ये वाली स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ। तो क्लियर होने के लिए यदि आपको ऐसा लग रहा है तो ये सब स्टेप्स आप घर पे रिवाइज करें। मैंने 1 बाय 1 स्टेप की है, इसमें कोई भी जो है सिंपल स्टेप्स भी लैप्स नहीं की है मैंने आपके लिए, कि आपको बेहतर समझ में आ जाए। क्योंकि 11th हमारी ऐसी क्लास होती है जहाँ डेरिवेशन की शुरुआत होती है, और डेरिवेशन जो है हमें इसी क्लास से अच्छे से सीखने को मिलता है, और फिर हम आगे तक उस लेवल को बनाए रखते हैं। तो इसी क्लास में हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है ये हमें मालूम होना चाहिए, और वो पूरी कोशिश मैं आपके लिए यहाँ कर रहा हूँ, और आपको करके बता रहा हूँ। कोशिश नहीं, मैं करके भी दिखा रहा हूँ आपको, और आपको इसे फॉलो करना है और इसे आगे बढ़ाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने देखा कि ये स्टेप जो है क्या बन रही है, 2Hg इज इक्वल टू V1 स्क्वायर। मैं यदि यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर आएगा एलसीएम, है ना, A2 स्क्वायर एलसीएम आया हमारा। तो बचा हमारे पास A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब ये A2 स्क्वायर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2Hg के साथ। तो हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं स्टेप को, 2Hg इंटू A2 स्क्वायर, 2Hg इंटू A2 स्क्वायर इज इक्वल में क्या बचेगा, V1 स्क्वायर बच रहा है यहाँ से, इक्वल में V1 स्क्वायर
कौन सा v1 स्क्वायर, देखिए यहाँ पे स्टेप दिख रही है आपको, ये सब पूरी टर्म बच रही है क्योंकि हमने इसको तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो v1 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, ये बच जाता है हमारे पास। हमें तो वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करना है, तो वेलोसिटी से हमें रेट ऑफ जो है फ्लो मिल जाएगा। तो v1 स्क्वायर की मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, देखिए v1 स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर के लिए मुझे स्टेप मिलेगा 2hg a स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये कैसे समझ में आया कि नहीं आपको? ये v1 की वैल्यू निकालना थी, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो सामने वाले के अपॉन में चला जाएगा यहाँ पे, ये आपको मैंने यहाँ लेके बताया। अब स्टूडेंट्स v1 का स्क्वायर है, हमें चाहिए v1। हम यदि v1 निकालना चाहते हैं तो v1 निकालेंगे तो सामने स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे। तो 2hg a1 स्क्वायर, ये जो हमारा 2hg a2 स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास a2 स्क्वायर, तो 2hg a2 स्क्वायर अपॉन में क्या है a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, ये मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। अब आप देखें कि रूट में से कौन सी टर्म बाहर आ जाती है, जिस पे स्क्वायर लगा है वो रूट में से बाहर आ सकता है। तो यहाँ मेरे पास क्या आ रहा है स्टेप में, देखिए आप ध्यान से, v1 इक्वल टू a2 स्क्वायर जो है कौन सा, ये वाला a2 स्क्वायर, ये रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये रूट के बाहर आते से हो गया a2, अंदर रह गया 2hg अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। यही स्टूडेंट्स हमारा वो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन से हम पूरी तरीके से अपने इस रेट ऑफ फ्लो को निकाल सकते हैं। ये वेंचुरीमीटर का प्रिंसिपल फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत बेहतर तरीके से बताया है। इसको एक या दो बार आप अच्छे से करके देखें, फिर बिना विदाउट उसके देखें। अपना कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले तो समझ लेना चाहिए स्टेप को, फिर एक कॉपी लेके उसकी शुरुआत करना चाहिए। ऑब्वियसली पहली बार में आप सही शायद ही कर पाएँ, कुछ स्टूडेंट्स कर भी लेते हैं पर बहुत से नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाए तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत सिंपल चीज़ें हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप जितना इसको रिवाइज करके एक एक डेरिवेशन को करेंगे उतना प्रिसाइसनेस आपके अंदर आती जाएगी, उतनी आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी और आप बेहतर तरीके से कर भी पाएंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको वेंचुरीमीटर का फार्मूला, डायग्राम पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आते हैं इसके सेकंड एप्लीकेशन पे, वो है शेप ऑफ एयरक्राफ्ट विंग्स। छोटी सी बात है, बचपन से हम लोग देखते हैं कि आसमान में उड़ता हुआ एरोप्लेन एक आवाज़ से आती थी तो बाहर निकल के आ जाते थे और क्यूरियोसिटी से उसको ऊपर देखते थे। बात ये आती थी कि उड़ती हुई चीज़ वो एक कॉमन चीज़ों से अलग है, इसलिए बच्चों के ब्रेन में ये बात आ जाती कि किस तरीके से उड़ता होगा। बहुत से लोग ये क्वेश्चन जो थे वो बहुत से लोगों से पूछते हैं, जिसमें पेरेंट्स भी शामिल होते हैं, लेकिन सब अपने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उनको समझा दिया करते हैं। लेकिन आज वो बात हम क्लियर करने वाले हैं कि प्लेन के लिफ्ट करने की या उड़ने की थ्योरी क्या है। वो डिपेंड करता है बर्नौली थ्योरम पर। बर्नौली थ्योरम में देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर एक छोटी सी बात जो आपके सामने यहाँ मैंशन की हुई है मैंने यहाँ पर। आप देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ मैंने इसका एक विंग का शेप बनाया हुआ है। इसका विंग एक खास डिज़ाइन का होता है, जो प्लेन का एक तो एरोडायनामिक उसका शेप होता है वो उसको एक हेल्प करता है, लेकिन ज़्यादा हेल्प किससे मिलती है, उसको विंग्स से मिलती है। तो विंग्स की लेंथ और विंग्स का डिज़ाइन, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लेन को अच्छे से फ्लाई करने में। अब यहाँ आप देखिए ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है, एक्चुअली विंग्स का डिज़ाइन ऐसा ही होता है। इसका अपर पार्ट ज़्यादा कर्विक होता है और लोअर पार्ट कम कर्विक होता है, यानी उसमें कर्व कम होता है। अब आप जरा सोचिए कि इस पे एयर ट्रेवल करेगी, तो यहाँ से देख रहे हैं आप मैंने जो एरो बनाया है कि जब अपर पार्ट पे एयर ट्रेवल करती है तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ रही है, जबकि लोअर पार्ट पे जो डिस्टेंस है वो कम करना पड़ रही है। तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रही है तो उसकी वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी, और यहाँ पर कम डिस्टेंस है तो कंपैरेटिवली वेलोसिटी उससे कम होगी। हम बिल्कुल कम नहीं कह सकते, लेकिन ऊपर वाले पार्ट से उसकी वेलोसिटी उससे कम होगी, और दोनों का टाइमिंग सेम है। अब इस कारण क्या होगा कि यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू जब ज़्यादा हो जाती है तो वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होने से वहाँ से मैक्सिमम एयर डिस्प्लेस हो जाती है। एयर डिस्प्लेस हो जाती है तो वहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, यानी वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, लो प्रेशर। लेकिन नीचे तो ट्रैवलिंग स्लोली है तो वहाँ पर तो एयर प्रेजेंट है, तो वहाँ हायर प्रेशर जोन क्रिएट होगा, यानी यहाँ प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा। अब हायर प्रेशर जोन नीचे क्रिएट होता है, लोअर प्रेशर जोन ऊपर क्रिएट होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, तो इस पर एक नेट फोर्स लगने लगता है जो अपवर्ड डायरेक्शन से ऊपर की ओर लगता है। इसको अपवर्ड थ्रस्ट कहते हैं। इस थ्रस्ट के कारण जो है
विंग पर एक जो फोर्स लगाता है वो प्लेन को ऊपर उठा देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि प्लेन रनवे पे पहले रन करता है ताकि ये थ्योरी उस पर अप्लाई हो सके। जब वो रन करता है, जो मैंने आपको सारी कंडीशन समझाई वो सब यहाँ आ जाती है, तो फिर वो प्लेन अपने माउथ को ऊपर लिफ्ट करता है, क्योंकि ये जो अपवर्ड थ्रस्ट नीचे से लग रहा है वही उसे ऊपर उठाता है। बाद में उसके डिज़ाइन और बाकी चीज़ों से उसको बैलेंस किया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन मेन थ्योरी यही है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें कि इसका जो डिज़ाइन होता है, उसके आप जो आंसर की शुरुआत करेंगे वो इसी प्रकार से करेंगे कि इसका अपर जो शेप है वो ज़्यादा कर्व्ड होता है और नीचे वाला थोड़ा सा कम कर्व्ड होता है। तो ऊपर और नीचे एयर को सेम टाइम में ट्रैवल करना होता है, लेकिन ऊपर की ट्रैवलिंग डिस्टेंस ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है। और ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको वेलोसिटी बढ़ाना पड़ती है। तेज वेलोसिटी से वहाँ एयर डिस्प्लेस हो जाती है, तो वहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, वहाँ प्रेशर की वैल्यू कम रहती है। और नीचे से ट्रैवल जो है एयर सामान्य तरीके से कर रही है, तो वहाँ पर एयर प्रेजेंट है, इसलिए वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर कम है, तो नेट प्रेशर ऊपर की ओर लगने लगता है और उस पर जो लिफ्ट लगता है उसी कारण प्लेन ऊपर उठ जाता है। वही सारी बातें अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम हमें बताना। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट जरूर लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम द लोअर प्रेशर रीजन वेलोसिटी इज हाई एंड हायर प्रेशर वेलोसिटी इज लो। तो क्या हो रहा है, दस द प्रेशर ऑफ अपर रीजन इज अ विंग इज लो एंड द लोअर प्रेशर इज हाई। लोअर प्रेशर पे उसकी वेलोसिटी हाई होती है। ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस नेट अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द विंग विच हेल्प्स टू लिफ्ट द एयरप्लेन। वो एयरप्लेन को लिफ्ट करने में हेल्प कर देता है। स्टूडेंट्स, आई थिंक दोनों एप्लीकेशन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। बेहतर तरह से पढ़ते रहिए इन्हें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।